नमस्कार जी। आज है 20 मई और विश्व नापतोल विज्ञान दिवस। इस अवसर पर आज हम बात करेंगे मापन पद्धति की। तो देखिए, सबसे पहले फ्रांस से मापन प्रणाली की शुरुआत हुई है। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, उससे पहले वहाँ के सम्राट थे लुई 14वें, जिन्होंने एक वैज्ञानिकों का समूह गठित किया, जिसमें आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता एंटोनी लेवाइसिए भी शामिल थे। उनको ये मापन पद्धति का निर्माण करने के लिए उन्हें दायित्व सौंपा गया, उस समिति को। उसके बाद जब 1799 में फ्रांसीसी क्रांति जब समाप्त हुई, तो उसके बाद जो नई सरकार आई, उसने उस जो मापन पद्धति थी उसको अंगीकृत किया और उस कार्य को आगे बढ़ाया। इसके बाद 20 मई 1875 को सबसे पहले ये जो मापन पद्धति थी उसका विश्व स्तर पर व्यापक रूप से फैलाने के मकसद से एक मीटर कन्वेंशन की स्थापना की गई और 17 देशों ने मिलकर के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, मतलब BIPM की स्थापना की। यहां P इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो वेट्स है वहां पे पॉइड्स शब्द लिखा है, POIDES, इसलिए वहां पे BIPM लिखा गया है। तो इसकी स्थापना की। इसके बाद 1889 में एक CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स का पहला अधिवेशन हुआ 1889 में, और उस समय ये जो किलोग्राम है इसका प्रोटोटाइप मॉडल एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। जॉनसन मैटहे एक थे, जॉनसन मैटहे, उन्होंने उसका निर्माण किया था और उन्होंने केवल एक ही नहीं बनाया था, उन्होंने 6 और बनाए थे किलोग्राम के प्रोटोटाइप, जिन्हें हम IPK, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम कहते हैं, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में ली ग्रैंड के भी कहते हैं। इसके बाद फ्रांस की एक सेवरस स्थान है, वहां पर उसको रख दिया गया जार में बंद करके, और उसकी जो माप थी वो 39 मिलीमीटर व्यास और 39 मिलीमीटर ऊंचाई सिलेंडर नुमा इरिडियम और प्लेटिनम धातु की मिश्र धातु से बना प्रोटोटाइप था, जिसमें प्लेटिनम 90% और 10% इरिडियम था। अब जब उसको बनाया गया, फिर 6 और बनाए गए। उन 6 को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM में उनको सुरक्षित रखा गया। फिर उन्हीं की प्रतिकृति विश्व के विभिन्न देशों में भेजी गई, जो भारत में भी आई है, जिसका नाम K57, जो कि 1958 में भारत को ये प्रतिकृति मिली, 1958 में। और ये अपने भारत में जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है नई दिल्ली में, वहां पर इसको सुरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान को भी इसकी प्रतिकृति मिली है, उसका नाम है K93। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात आई कि आखिर में ये जो भी प्रोटोटाइप वगैरह हैं, इनमें तो परमाणुओं का स्वतः आदान प्रदान होता ही रहता है, प्रदूषण का भी इन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि इनके वेट में 50 माइक्रोग्राम का फर्क आ गया। हालांकि हमारे आपके अगर हम मार्केट से चीनी खरीदने जाते हैं 1 किलो, वहाँ पर 50 माइक्रोग्राम एक चीनी का सबसे छोटे दाने के बराबर है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चिकित्सा क्षेत्र में अगर किसी को दवा का मापन करना है या उनमें जो कंटेंट है उनका मापन करना है, तो वहाँ पे तो वो बहुत वैल्यूएबल है। तो ऐसी स्थिति में साइंटिस्टों ने सभी जो 7 मूल मात्रक हैं, इनको प्राकृतिक नियतांकों के आधार पर परिभाषित करने के लिए समय समय पर उन्होंने अपना CGPM की बैठक में निर्णय लिए और सुझाव लिए और उनका
जो है उनको स्वीकार किया। जैसे सबसे पहले मीटर को प्रकाश की गति के आधार पर परिभाषित किया गया। सेकंड को जो सीजियम धातु है उसके ऊर्जा स्तर संक्रमण में जो फ्रिक्वेंसी है उस आधार पर परिभाषित किया गया है। कैंडेला को प्रकाश दीप्ति के आधार पर परिभाषित किया गया। इन चार के लिए 2018 में सीजीपीएम का 26वां सम्मेलन हुआ। उसमें इन चारों को भी प्राकृतिक नियतांकों के आधार पर परिभाषित करने का निर्णय लिया गया और इसको विधिवत परिभाषित करने के बाद 20 मई 2019 से लागू भी कर दिया। अब जो 20 मई जो विश्व नापतोल विज्ञान दिवस 20 मई को मनाया गया वो इसलिए मनाया गया कि 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन की स्थापना हुई थी और 17 देशों ने मिलकर के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM की स्थापना की थी। इस कारण से 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व नापतोल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इन्हीं को समझेंगे कि ये चार परिभाषाएं, चार ये जो मूल मात्रक हैं, इनको चार विभिन्न प्राकृतिक नियतांकों के आधार पर जो परिभाषित किया गया है उसमें किलोग्राम जो है वो सबसे पहले 1889 में परिभाषित किया गया था। उसके बाद से 129 साल तक कंटिन्यू यही परिभाषा चलती रही और अब आकर के इसको बदल दिया गया प्लांक नियतांक के आधार पर। तो प्लांक नियतांक से इसको परिभाषित तो कर दिया गया, लेकिन इसमें जो एक उपकरण काम में लाया है, एक उपकरण उपयोग में आया है, उस उपकरण का नाम है किब्बल बैलेंस। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर के बराबर किया जाता है। इसका मतलब VI इक्वल टू mgV इसके बराबर किया जाता है, जिसके द्वारा द्रव्यमान को प्लांक नियतांक के आधार पर परिभाषित किया गया है। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करके जो द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है उसका सूत्र है m बराबर n स्क्वायर f स्क्वायर h न्यू बटे 4gv। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे किब्बल बैलेंस का उपयोग होता है। देखो, जैसे मान लो कि अपने घर में तराजू है, तो अपने घर में जो तराजू है उसमें दो पलड़े होते हैं, यहां पे मांस रख दिया, यहां पे मांस रख दिया। अब जब ये दोनों पे मांस रख दिया तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर। ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस पे गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर लगता है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल में समानता देखते हैं कि जब दोनों समान हो जाएं उस स्थिति में इन दोनों पलड़ों के द्रव्यमान भी समान हो जाएंगे। तो ये तो रहा सामान्य जो साधारण अपनी तुला होती है उस आधार पे। अब किब्बल बैलेंस को हम समझते हैं। किब्बल बैलेंस क्या काम करता है कि जैसे मान लो ये एक जो है बैलेंस व्हील है, बैलेंस व्हील, ये बैलेंस व्हील है और इस बैलेंस व्हील में यहां पे क्या होता है कि एक जो है ये इस तरीके से यहां पे रख दिया और इसके बाद में यहां पे ये मैग्नेट लगा दी यहां पे और ये मैग्नेट लगा दी। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉइल, ये तो होगी कॉइल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद में यहां पे क्या है, ये मास पेन है, मास पेन मतलब द्रव्यमान रखने का
एक ये छोटा सा बर्तन है। इसके बाद में यहाँ पे इस तरफ ये पुली लगी और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे भी इसी तरीके से यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया, यहाँ पे लगा दिया गया और इसके बाद में इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब ये यहाँ पे होती है मोटर, ये क्या है? मोटर। अब क्या होता है? किब्बन बैलेंस। किब्बन बैलेंस जो है वो दो मोड पे काम करता है। कौन कौन से दो मोड है? सबसे पहला है वेंग मोड, WEIGHING, वेंग मोड। एक तो वेंग मोड पे काम करता है, दूसरा ये वेलोसिटी मोड पे काम करता है, वेलोसिटी मोड पे। तो अब हम पहले एक एक को समझते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वेंग मोड की। तो वेंग मोड में क्या होता है? वेंग मोड में क्या होता है कि हम सबसे पहले इसमें एक द्रव्यमान रखते हैं। जब द्रव्यमान रखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस द्रव्यमान के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद इस मोटर के द्वारा इस कॉइल में धारा प्रवाहित की जाती है और मैग्नेटिक फील्ड पहले ही से है। आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड है और उसके ठीक लंबवत कोई कॉइल अगर है और उसमें धारा बह रही है तो ऐसी स्थिति में उस कॉइल पर एक चुंबकीय बल लगेगा और उस बल की दिशा ठीक इसके लंबवत ऊपर की ओर होती है। अब Fg बराबर क्या होगा? Fg बराबर mg, समीकरण नंबर 1। Fm बराबर IBL, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 संतुलन की स्थिति में, जब अगर संतुलन की स्थिति में क्या होगा? ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो mg बराबर क्या होगा? IBL, समीकरण नंबर 3। अब यहां पे वेलोसिटी मोड लगा देते हैं, दूसरा नंबर। वेलोसिटी मोड में क्या होता है कि हम इस पर कोई द्रव्यमान नहीं रखते हैं, हम इस पर कोई द्रव्यमान नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं कि हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करके मैग्नेटिक फील्ड पहले ही लगा है और इस कुंडली में, इस कॉइल में, कुंडली में धारा प्रवाहित करने से इस कॉइल, ये कॉइल क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होती है तो इस कुंडली में एक विभवांतर प्रेरित होता है और उस विभवांतर का जो सूत्र होता है, विभवांतर V बराबर VBL, VBL। तो यहां से BL बराबर निकालो तो V बटे V, समीकरण नंबर 4। ये वैल्यू समीकरण 3 में रख दो तो इसलिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? ये जब यहां पर रख देंगे तो mg बराबर IV अपॉन V हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया? ये हो गया, इसका क्रॉस गुणा कर दो तो IV बराबर mg V। अब आप देखो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, और ये क्या है? मैकेनिकल पावर। दोनों मान बराबर हैं और जब दोनों मान बराबर हैं इसी कारण से इसे वाट बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक समीकरण निकल आया। कौन सा? समीकरण नंबर 5 डाल लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ओम के नियम से। आप ओम का नियम जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर IR होता है तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। ये वैल्यू यहां पर रख दो तो इसलिए समीकरण 5 से V बटे R इंटू V बराबर mg V। तो V का V गुणा V स्क्वायर बटे R बराबर mg V। अगर हम यहां से m बराबर निकालें तो m बराबर का हो जाए V स्क्वायर बटे RM का है, m तो निकाले, mRGV, ये निकाला है। समीकरण नंबर 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं यहां पे? अब हमें ये V की वैल्यू चाहिए तो हम इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए या विभवांतर V ज्ञात करने के लिए
जोसेफसन जंक्शन, इस तकनीक का उपयोग करते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हमने सुपर कंडक्टर लिया, ठीक है, ये क्या है आपका सुपर कंडक्टर, अतिचालक सुपर कंडक्टर। फिर हमने एक और सुपर कंडक्टर लिया, ये भी सुपर कंडक्टर ले लिया, ये भी सुपर कंडक्टर ले लिया। इन दोनों के बीच में हमने यहां पे इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर लगा दिया। अब अगर हम यहां से होकर के माइक्रोवेव यहां से इस पर अगर हम डालते हैं तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों सुपर कंडक्टर के बीच में यहां पर एक विभवांतर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, V का मान जो होगा HF/2E होता है। लेकिन अगर N कंडक्टर है, N कंडक्टर के लिए तो V का मान हो जाएगा, N कंडक्टर है तो V का मान हो जाएगा NHF/2E। समीकरण नंबर 7। अब इस V का मान समीकरण 6 में रख दो। ठीक है, तो हम समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 में देखो m बराबर v का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो n स्क्वायर h स्क्वायर f स्क्वायर बटे 2e मतलब 4e स्क्वायर, ये तो हो गया काय का v का। फिर नीचे क्या है r g v, ये हो गया। ठीक है, ये हमने डाल दिया समीकरण नंबर कौन सा 8, समीकरण नंबर 8। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पता करते हैं। अब रेजिस्टेंस पता करने की बारी आ गई। हमने पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को तो पता कर लिया, अब रेजिस्टेंस पता करने के लिए अब हम यहां पर क्वांटम हॉल इफेक्ट उपयोग करते हैं। हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम पदार्थ को लो टेम्परेचर एंड हाई मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं। उस मटेरियल की कंडक्टिविटी हम ज्ञात कर लेते हैं, और वो कंडक्टिविटी जो होती है न्यू ई स्क्वायर अपॉन एच, जहां न्यू की जो वैल्यू है वो पूर्णांक संख्या में भी हो सकता है, अर्ध पूर्णांक संख्या में भी हो सकता है, इस तरीके से इसके मान हो सकते हैं। अब यदि L व A नियत है, अगर ये नियत है तो इस स्थिति में आप जानते हैं कि R समानुपाती रो, मतलब प्रतिरोध का मान विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में R और इसका अनुपात कैसा हुआ, व्युत्क्रम का, तो इसलिए R बराबर कितना हो गया, H बटे, इसका मान पलट जाएगा, तो H बटे न्यू ई स्क्वायर। ये इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 9। अब ये वैल्यू यहां पर रख दो समीकरण 8 में। तो जब हम समीकरण 8 में रखते हैं तो समीकरण 8 से आप देखो कि m बराबर क्या निकलेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर f स्क्वायर बटे 4e स्क्वायर। अब हमें r की वैल्यू रखनी है, तो इंटू h बटे न्यू ई स्क्वायर और g और इंटू v। अब देखो h से एक h कट जाएगी, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर f स्क्वायर h न्यू अपॉन 4gv m, यही देखो सूत्र निकल आया। और ये सूत्र, ये जो द्रव्यमान है ये किस पर आधारित है, प्लांक नियतांक पर। अब अगर हमें g की वैल्यू पता करनी है तो g की वैल्यू हम ग्रेविमीटर से पता करते हैं, ग्रेविमीटर से पता कर लेते हैं। ठीक, g मीन्स ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है वो हम ग्रेविमीटर से पता कर लेते हैं। इसके बाद में जो v है उस v का मान हम लेसर इंटरफेरोमीटर
लेसर इंटरफेरोमीटर से पता कर लेते हैं। और अगर हम प्लांक नियतांक h का मान अगर हम ज्ञात कर लें, हालांकि साइंटिस्टों ने यही मान तो पता किया है, और इस मान को पता करके सारी वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो हमें द्रव्यमान निकल आएगा मेरा। तो ये है हमारा किब्बल बैलेंस, जिसके द्वारा द्रव्यमान को प्लांक नियतांक के आधार पर परिभाषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।